मातरम सुजलम सुफलम मलयज शिथिलम सप्त श्यामलम मातरम वंदे एवरीवन मातरम वंदे मातरम हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग एक साथ बोलेंगे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे देशभक्त आज यहीं इकट्ठा हैं। उन सबको, उन सारे देशभक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, वो नन्हे मुन्ने, उनकी मम्मी पापा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले में मुन्ना जी, आपका भी एक मुन्ना इधर भी है। नन्हे मुन्नों की बात करते तो एक मुन्ना इधर। हाँ, एक मुन्ना इधर ही है। और वो ऐसा ही होता था, बड़े बड़े लोग। मैं आपको एक बात बताऊं मुन्ना, बहुत बड़े बड़े लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, है वो मुन्ना ही, है वो मुन्ना ही, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत बड़ी शख्सियत है वो, बहुत बड़ी शख्सियत है वो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका नाम। उनको मुन्ना ही कहते हैं लोग, मुन्ना ही कहते हैं। उनका घर का नाम मुन्ना है। पप्पू भी है। शो करें या छोड़ के चला जाऊं मैं आज शो? बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तमाम वो सारे लोग जो होली के बाद धीरे धीरे दिल्ली लौट रहे हैं, उन सबका। पाजी कहां से आना हुआ? हाँ जी, टोरंटो से आए, कनाडा से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल। थैंक यू सो मच। फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर इन कनाडा? 34 इयर्स। 34 साल से। वो प्रोनाउंसिएशन जो है, उनका उच्चारण जो है वो बता देता है कि काफी वर्ष हो गए। कहां से आना हुआ आपका? वो तो टोरंटो कनाडा से हैं, आप कहां से आए हैं? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से। वो 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तो गोविंद सिंह नाम कहा। वाह, अरे वाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहादुरगढ़ से। बाबू कहां से आए? बिहार। बिहार में कहां से? दरभंगा। दरभंगा से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहां से हैं? उत्तर प्रदेश में। कहां से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। और गुप्ता जी, आप कहां से हैं? हम दिल्ली से हैं। गुप्ता जी, ऐसे नाम नहीं बिगाड़ते किसी का भी, और सभ्यता के साथ खड़े होते हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना तो बहुत सबक जाता है। लोग देखते हैं, शो देखते हैं तो लगता है कि अच्छा गुप्ता जी अच्छा भी बोल लेते हैं। गुप्ता जी अच्छा बोलते हैं या नहीं? गुप्ता जी अच्छा भी बोल लेते हैं। तब समझ गए गुप्ता जी, होशियार काफी रहना, अच्छा भी बोल लेते हैं। नमस्कार बेटा, कहां से आना हुआ? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम कहां से आई आप? दिल्ली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। होली कैसी रही? बढ़िया रही। आप दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबू जी कहां से आए? हिमाचल वाले टोपी जो लगाए हैं। हम गोरखपुर से आए। क्या बात है, हिमाचल की टोपी, गोरखपुर से आए हैं, बहुत अच्छी बात। हिमाचल के राज्यपाल हमारे गोरखपुर के थे, जो अभी अभी तेलंगाना के हुए। तेलंगाना के हुए हैं शुक्ला जी। हाँ जी, माँ महिम शुक्ला जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हाँ, वो तेलंगाना के हो गए। कल 8 मार्च का दिन है। कल यहाँ जंतर मंतर पर यूजीसी को लेकर के प्रोटेस्ट है, उसी प्रोटेस्ट के लिए हम आए हैं। अच्छा, ओ यूजीसी के प्रोटेस्ट के, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार मिश्रा। वाह, पंडित जी आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप कहाँ से आए? देहरादून से आए, देवभूमि से आए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठंडे ठंडे इलाके, गर्मी इलाके में आए। हाँ, गर्मी के इलाके में आए। वैसे तो अब तो देहरादून में भी गर्मी पड़ती है सर। धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ गया। पहले बहुत फर्क पड़ गया, पहले नहीं था। मैं जब बचपन में जाता था अपने, तो वो बहुत ठंडा रहता था, लेकिन अब तो वैसा ही हो गया। एसी चलते हैं, पहले तो पंखे भी नहीं चलते। नहीं पंखे थे, ये बात सच कह रहे हैं आप।
बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? नेचुरल थी विनोद छाबड़ा। विनोद छाबड़ा जी बिल्कुल देहरादून से हैं। बचपन में मैंने याद है कि पंखे भी नहीं चलते थे, लेकिन अब तो एसी लग गए देहरादून में जी। देहरादून में क्या ऊपर भी थोड़ा जी, आपके घर में 4 लगे हैं, जब कम कम चलाया करिए। हाँ हाँ, तो देखिए साहब, मैं बात तो कहना जी। जनाब कहाँ से हैं? कोलकाता। कोलकाता दी के की नाम? अली। अली, वाह भाई अली, কেমন আছেন? ভালো। ভালো তো? হ্যাঁ, কোথায় থাকেন আপনি? হাবড়া। হাবড়ায় থাকে? ওই খাস হাবড়া থাকে? हाँ हैं, क्या हुआ, क्या हो गया? उड़ीसा से आए हैं हाँ, और मेरा गाड़ी अब आगे खड़ा है स्टेशन जाने के लिए, बस के लिए एक सेल्फी चाहिए आपका, बस हो गया। इस गाड़ी कहाँ खड़ा है? बाहर में चालान हो गया तो क्या करेंगे? जाइए भागी। बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी खड़े हैं सड़क पे, बस एक फोटो हो जाए। उड़ीसा से थे अंश वत्स जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल पवार साहब आज पहली बार आए हैं, और जो हमारे यहाँ का रिवाज है, पहली बार जो भी आता है पवार साहब बैठिएगा ना, था ताली बजा के स्वागत करिए अनमोल जी का। बहुत बहुत स्वागत है अनमोल जी। मेजर M.A. शाह डिफेंस एक्सपर्ट अभी कुछ देर में आ रहे, उनकी गाड़ी खराब हो गई, वो आ रहे होंगे, रास्ते में ही है। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई, आते रहते हैं शो में, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दूसरा चरण जो है वो शुरू होने वाला है पार्लियामेंट सेशन का। जो बजट सेशन है उसे 2 चरणों में होता है, दूसरा चरण शुरू होने वाला है। और ये बात कही कांग्रेस की तरफ से कि हम बात करेंगे युद्ध पर। यूएस और इजराइल के ईरान पर हमले का पूरा असर पश्चिम एशिया पर हुआ, जिस पूरा ये भूभाग है उस पश्चिम एशिया पर हुआ है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है इस युद्ध का असर हिंद महासागर तक पहुंचा है। वह इस पर भी बात कर रहे, बेटा हल्ला नहीं मचाएंगे, तुम्हारे समझ में अगर कुछ नहीं आता तो फिर हम हैं, चुपचाप खड़े रहना, नहीं भगाऊंगा मैं तुम्हें, हाँ भी पक्का भगा दूंगा मैं तुम्हें। इस युद्ध का असर हिंद महासागर तक पहुंचा है। ईरान के जहाज पर हिंद महासागर में हमला हुआ, जो विशाखापट्टनम से लौट रहा था। अब तुम मार खा जाओगी, अब बेवकूफ कहीं की बेहूदी। नो नो की स्पेलिंग नहीं मालूम है, नो नो कर रही है। मैं लड़का लड़की में फिर भेद नहीं करता। ईरान के जहाज पर हिंद महासागर में हमला हुआ, वो विशाखापट्टनम से लौट रहा था। ईरान पर जो लक्षित हमला हुआ है उस पर सरकार चुप क्यों है, ये कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। अमेरिका का एक बयान आता है कि 30 दिन की छूट दी गई है, वो ऑयल के संदर्भ में था। अब वो सवाल असली ये पूछते हैं कि 56 इंच की छाती कहां गई, केवल बयानबाजी नहीं चलेगी। ये जयराम रमेश का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जवाब दिया है, ईरान के एक शिप INS लावन ने तकनीकी खराबी की वजह से भारत से मदद मांगी थी। वो जो श्रीलंका में जो पनडुब्बी थी जिसको कि टारपीडो से हिट किया गया, उस पर सवाल इन्होंने पूछा था, उसका जवाब उन्होंने दिया है कि ईरान की शिप INS लावन ने तकनीकी खराबी की वजह से भारत से मदद मांगी थी। 28 फरवरी को भारत से मदद मांगी गई। भारत ने 1 मार्च को इजाजत दे दी। कुछ दिन बाद वो जहाज कोच्चि पहुंचा और 4 मार्च को डॉक में आ गया। इस जहाज में 183 सदस्य थे, जिसमें युवा कैडेट भी शामिल थे। वो लोग गलत वक्त पर गलत जगह फंस गए थे। अब वो सारे लोग कोच्चि में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक अन्य जहाज श्रीलंका पहुंच गया, जबकि एक दुर्भाग्य से रास्ते में डूब गया। ये 3 जहाजों की जिक्र है, और वो जो जहाज वहां पे हिंद महासागर में डूब गया उसका वो जिक्र करते हैं। तनाव के बीच भारतीय नाविकों और मर्चेंट शिपिंग की सुरक्षा एक बड़ा चिंता का विषय है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, सारे लोग इसमें समझते हैं, बाकी जो लोग बातचीत के सिलसिले से जुड़ेंगे, जो अपनी बात कहना चाहेंगे वो जुड़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस, प्लीज वेलकम, आइए जी। अंश वत्स जी। प्रतीक जी, 9 जून 2024 को मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली थी, और उन्होंने ये शपथ ली थी कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को जो है बनाए रखने का जो है वो शपथ लेते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग देख रहे हैं कि कैसे अडानी के ऊपर जो केस चल रहा है यूएस में, मैं बात तो ईरान वहां की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए ना,
तो अडानी के ऊपर जो केस चल रहा है यूएस की कोर्ट में, कैसे मोदी जी का जो मंत्री है उनका नाम जो एप्स्टीन फाइल्स में लगातार बार बार आ रहा है, तो उसके दबाव में मैंने देखो बात आज कहां पे रखी, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैंने बातों को समझाया। मैं उसी पे ही आ रहा हूं, उसी विषय पे आप मुझे समय दीजिए। तो कैसे उस दबाव में आके कैसे मोदी जी ने जो है भारत की संप्रभुता के साथ जो खिलवाड़ किया वो हम सब लोग देख रहे हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं इसके बताता हूं क्यों अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप भारत की सीजफायर की घोषणा नहीं करता। अगर ऐसा नहीं होता तो आज किस प्रकार से जो है, कभी ट्रंप कहते कि भैया आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, फिर कहते कि हम आपको 30 दिन की मोहलत देते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कैसे आज ईरान के ऊपर जो है अमेरिका जो है हमला करते उनके सुप्रीम लीडर के ऊपर, और मोदी जी एक शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं कर पाते, इतना दबाव नहीं होता। एक चीज उन्होंने कहा था, और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जब भी इनसे सवाल पूछो तो ये लोग जो है समुद्र मंथन की गाथा करते हैं कि भैया जो है विष निकलता है, अमृत निकलता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सारा विष जो है वो भारत की जनता के लिए और सारा अमृत जो है वो मोदी जी और उनके मित्र के लिए हो जाता है। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर जो है विष इस देश की जनता के लिए नहीं होता तो आज की एक खबर मैं ताजा बता रहा हूं जो इस युद्ध से रिलेटेड है कि आज जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके ऊपर जो है दाम बढ़ गया है, उसका प्राइसेस बढ़ गया है। आपको पता होगा कि 2 महीने 7 दिन में जो है उसके ऊपर कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 307 रुपया जो है प्राइसेस बढ़ गया, और घरेलू सिलेंडर के ऊपर आज जो है 60 रुपया जो है उसका प्राइसेस बढ़ने का काम हुआ। तो सारा विष भारत की जनता के लिए क्यों है? ये सारा विष भारत की जनता के लिए तब क्यों होता है कि जब रशिया हमें कम दाम पे, पूरी दुनिया से कम दाम पे तेल देता है। आखिरी बात, तो जो है अंबानी जी जो उनके दोस्त है वो अपनी तिजोरी भरते हैं, लेकिन जब वो कम दाम पे बेचता है, डिस्काउंट घटा देता है, तो हम लोग जो है दाम बढ़ जाता है तेल का, तो उस बड़े हुए तेल के दाम पे जो है तेल खरीदे। तो सारा विष हम लोगों के लिए क्यों है? मोदी जी के मित्र के लिए सारा जो है अमृत क्यों है? ये सवाल हम लोग पूछेंगे, संसद में भी पूछेंगे। राइट, मैं जवाब दूंगा बाद में, जो मेरे हिस्से का है। आप चुपचाप खड़े रहेंगे, जब मैं आपका नंबर आएगा तो आप बोलेंगे। जी जी। देखिए भैया जी, कांग्रेस की जो परंपरा रही है झूठ बोलने के लिए, फिर झूठ बोले। मैं पहले मुद्दे पे आ जाता हूं। आज पूरा देश, पूरी दुनिया जहां युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, वहां भारत जैसा देश आज होली में, और पूरे देश का नागरिक, न किसी के मन में भय है, न अराजकता है। आज पूरे देश के नागरिकों के सत्य में उस जैते का भाव पूरी देश के लोगों के 150 करोड़ लोगों के मन में भाव है। या भाई हमारे मित्र ने तेल की बात करी। भैया जी ये बताइए, अभी जो ट्रंप साहब के यहां से जो आया ट्रेड डील पे, अभी छूट की बात, इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, 3 महीना पहले का बताना चाहता हूं। 2025 के दिसंबर में हमारी सरकार रूस से 1.5 लाख बैरल तेल खरीदती है। पहली बात, जनवरी में 1200 बैरल तेल खरीदती है, और जिस दिन ट्रंप साहब के यहां से यह ट्वीट आता है उसके एक दिन पहले 1200 बैरल रूस से खरीदती है हमारी देश। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा जहां से हमें सस्ता आयात मिलेगा, जहां से सस्ती चीज मिलेगी वो हम खरीदेंगे। हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की नागरिकों की सुरक्षा हमारे देश का पहला महत्वपूर्ण है। और मैं युद्ध पे आता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी देश का सिविलियन का किलिंग के खिलाफ है, हम बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जब युद्ध 28 तारीख को तक कनाडा के भैया आए हुए हैं, कनाडा का प्रधानमंत्री अपने देश में होता है, और हम क्या बात कर रहे होते हैं? ट्रेड और डिफेंस की बात कर रहे होते हैं, और दुनिया पूरा युद्ध पे लड़ रहा है, और हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है विकसित भारत की योजना के साथ। लेकिन कांग्रेस के युवराज को बार बार, आपने अभी जिक्र करा उस जहाज की बात करी, उस जहाज में वो जब मान लीजिए हमारे घर फूफा जी आए, फूफा जी शादी में जा रहे थे, 1 हफ्ता फूफा जी को हो गया गए हुए, फूफा जी ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं। तो इनको तो यह समझना चाहिए वो जहाज हिंद महासागर में 2000 किलोमीटर दूर जा चुकी थी, जिसकी बात आपने कहा। लेकिन कांग्रेस को बार बार मुद्दों से भटकाना है। कांग्रेस को यह चाहिए कि कांग्रेस को मोदी सिंड्रोम की बीमारी हो गई है। अब बातचीत का इतना सिलसिला था, ये 2 बातें थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बात कही गई, तो उसको भी यहां पे रख देना चाहिए। फरवरी माह में जो था और जो मार्च के माह में है वो रिकॉर्ड स्तर पर है, उसमें भी रिकॉर्ड स्तर पे। अभी आप कहेंगे तो मैं आंकड़े भी दे दूंगा। ये पूछेंगे आप कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है वो काम किसके आता है, सोना का जो रिकॉर्ड स्तर है वो काम किस में आएगा, ये मुद्रास्फीति। और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं जैसे कि जिक्र कर रहे थे, वैसी स्थितियों में, परिस्थितियों में तैयारी के लिए वो चीज रखी जाती है। जी, कांग्रेस इन द डिबेट इज ओपन। सौरभ जी। हाँ जी, इन्होंने यहाँ पे कहा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि भैया जो है आज सभी लोग जो है जंग के मुआयने पे खड़े हैं, लेकिन भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है।
आज सुरक्षित जो है कई देश है, लेकिन मोदी जी की तरह कभी किसी ने पीआर नहीं किया। और अगर आप मोदी जी से इतना क्यों खफा रहते हैं बार बार? हैं? हम मोदी जी से खफा नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे जो ये सेल्फ क्रेडिट लेने की बात करते हैं तो हम बोलेंगे। आज जब यहाँ पे भारत के सुरक्षित होने की बात करें तो इसका धन्यवाद हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देना चाहिए, जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर देश बनाने में मदद की। हमें इंदिरा गांधी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। नहीं सुन लीजिए, तो उनके सम्मान में हमने कभी कोई कटौती की नहीं की। हम भारत के, मैंने सबसे पहली बात देखिए सर, उनके नाम पे आपने कोई ये सम्मान नहीं किया, लेकिन जब उनका राष्ट्रपति पद के लिए हो रहा था तब आप कहां थे, किस तरफ खड़े थे? सौरभ जी किधर खड़े थे? ये एक मिनट रुकिए। देखिए, इनकी सोच जो है वो दलित विरोधी सोच उस समय दिख गई थी जब रामनाथ कोविंद जी के नाम पर भी विरोध किया था, और जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया इन लोगों ने कैंडिडेट भी खड़ा किया और एक सुर में विरोध किया। यह सत्य है, आप अपने इतिहास को जानिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक गाना था पिक्चर का कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। वही कांग्रेस और विपक्ष पार्टी का हाल हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं अमेरिका मार रहा है खामनेई को, छाती पीट के रो रहे हैं कि अरे खामनेई मारा गया। इधर जब मोदी जी की सरकार मारती है आतंकवादियों को, आंसू किसके निकलते हैं? कांग्रेस पार्टी के। हमारे देश की वीर सेना जब पाकिस्तान वालों को, उनके आतंकवादियों को चुन चुन के मारती है, आंसू निकलते हैं कांग्रेस के। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम ये कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और 50 साल तक सत्ता में रही, बावजूद उसके आज आप लोग घड़ियालू आंसू लगातार रोते हैं। एक बात मुझे बताइए, आप लगातार सवाल उठाते हैं भारत की सेना पे, आप लगातार सवाल उठाते हैं भारत के प्रधानमंत्री पे। आपके राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं कहते हैं हिंदू धर्म खराब है, हिंदी भाषा खराब है, भारत की संस्कृति खराब है, भारत के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जितने ये कब कहा? अमेरिका में गए तो यूएस में तो हिंदी के बारे में कब कहा? उन्होंने तेलुगु भाषा को लेकर के एक विवाद खड़ा किया। उन्होंने सिख धर्म के ऊपर सिखों की पगड़ी के ऊपर सवाल खड़ा किया। तो लगातार उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित हैं, ये बात सवाल नहीं, आप ये देखिए कि एक तरह से जो बात आपको भारत के संसद में बोलनी चाहिए वहां से आप भाग के सड़क पे चले जाते हैं। जो बात आपको भारत की जनता के बीच बोलनी चाहिए, अब लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह हुआ, ट्रंप ने यह कहा, बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के दिखा दिया कि वो मोदी सरकार के साथ है। आइए, मैं आया। हाँ जी, हाँ जनाब। तो सबसे पहली बात तो ये अभी बता नहीं पाए कि राहुल गांधी जी ने कब कहा कि हिंदू धर्म खराब है। बयान मुझे सुना नहीं दीजिएगा, लेकिन एक सेकंड। दूसरी बात, मैंने अपनी बात को शुरुआती जो है अब्दुल कलाम जी से किया था, तो उसकी बात पे कि उनके विरोध में नहीं, हम यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे जो है चेक्स एंड बैलेंस सरकार के सामने होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कहना कि उनके सामने आपने किसको उतारा, तो वो बात यहाँ पे खारिज हो जाती है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने, सबने उनका सम्मान किया। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से आप जब भी सवाल पूछो, जैसे इनके सांसद निशिकांत दुबे जी ने कहा कि मोदी जी सवालों से परे हो गए हैं, तो वही बात को उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया और उसी हिसाब से काम करते हैं। आप, हमारे देश ने एक देश के दूसरे देश की जो आर्मी के जो हमारे थे उनको हमने इन्वाइट किया, हमारे कहने पे वो भारत आए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है वो सही सलामत जाए। लेकिन जब ईरान के जो वो जहाज था वो डूब जाता है और अमेरिका का जो सबमरीन है वो डुबो देता है, हमारी सरकार जो है वहां से गायब हो जाती है कि वो इंडियन ओशन में आ जाता है, हमारी बाउंड्री में नहीं होता। लेकिन जब आपकी जब परिस्थिति के हिसाब से वो सही बैठता है, तब आप इंडियन ओशन को बचाने की वकालत करते हैं। मोदी जी बड़ा यहाँ पे ट्वीट करते थे, कहते थे 2018 में इन्होंने दुबई की जो प्रिंसेस आई थी उनके लिए भी उन्होंने लड़ गए थे वहां पे। लेकिन जब बात ईरान की आई, ऐसे देश की आई जिसने हमारा 1994 में भारत का साथ दिया, तो आपने जो उसको अकेला छोड़ दिया। एक सेकेंड, आपकी यहाँ पे जो मित्रता, जो आपका पूरा दबाव जो ट्रंप के सामने दिख रहा है अडानी की वजह से, वो सब लोग देख रहे हैं। प्रतीक जी, जब इनके ईरान के जिनका ये बहुत सम्मान करते हैं, खामनेई साहब, उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा था कि अगर पूरे विश्व के मुसलमान एक इकट्ठा हो जाएं, तो हम लोग यहूदियों को मार के भगाएंगे और भारत के अंदर कश्मीर से हिंदुओं को मार करके भगाएंगे। ये उनका ऑफिशियल बयान था। दूसरी बात देखिए, खामनेई के लिए आपको इतना दर्द क्यों है भाई? जब मान लीजिए अमेरिका, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ट्रंप साहब कूद के क्यों आ जाते हैं भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, तो वहां पर जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, तो भारत कूद करके क्यों जाएगा? तीसरी बात यह है, खामनेई से वहां की जनता त्रस्त थी। महिलाएं थी वो परेशान थी, उनको बुरखे में रखा जाता था, उनकी स्वतंत्रता जो है वो खतरे में थी। वो पॉइंट लेके लूंगा जी। रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाना हो तो बड़ा मोदी जी छाती ठोक ठोक के कहते हैं भैया हमारी सरकार ने युद्ध रुकवा दिया, लेकिन आज हम भैया काहे उनके युद्ध में घुसे, हम भैया काहे।
मैं सोच रहा था पन्ना कब खोलूं। 24 सितंबर 2005 भारत ने 2005 की बात कर रहा हूं मैं, IAEA बोर्ड में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, वोट दिया। इसमें ईरान को उसके सेफगार्ड एग्रीमेंट का उल्लंघन करने वाला पाया गया। 2006 भारत ने फिर से IAEA में ईरान के खिलाफ वोट दिया। 2006 की बात कर रहा हूं। 2009 भारत ने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA द्वारा पारित एक प्रस्ताव में ईरान के खिलाफ मतदान किया। 2009 की बात कर रहा हूं। 2011 भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के एक प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गहरी चिंता जताई गई थी। ये सब तो आप ही का कार्यकाल है सर, है ना जी? अभी तो आप बहुत ज्यादा बता रहे थे, बताइए। 2005 का आपने यहाँ पे बताया। 2005 में कैसे मनमोहन सिंह जी ने इराक के मसले पे यूएस को क्रिटिसाइज किया था खुले मन से। मोदी जी भाई साहब, अपना पक्ष कूटनीति का हम भी तो देखेंगे कि जब आप कर रहे हैं तो सही, वो कूटनीति है। और कूटनीति में कूटनीति ऐसी कैसी कूटनीति हो सकती है कि आप दूसरे के देश में घुस के वहाँ के सुप्रीम लीडर के ऊपर आप जो है मार गिराते हैं, और आप कैसे वहाँ पे मौन होके एक संवेदना का व्यक्त भी नहीं कर सकते। देखिए 2005, 2006, 2009, 2011 और उसके बाद अगर आप कहें 2022 के बाद वाली हिस्से में मैं आप बाद में पढ़ दूंगा जी, मैं आ जाऊंगा। देखिए, ये सुप्रीम लीडर की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक इराक के जो व्यक्ति सद्दाम हुसैन थे, वो क्या भारत में मनरेगा के मजदूर थे? क्या मनरेगा के मजदूर थे यहाँ पे? वो भी वहां पर थे, अपने देश के मुखिया थे ना। जब उनको मारा गया, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने मिसाइल छोड़ दी अमेरिका के ऊपर? बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब सत्ता में रहेंगे तब विदेश नीति फेल है। इनके एक विदेश मंत्री थे, गए थे भाषण पढ़ना तो भारत का और पढ़ दिया किसी और देश का। आम आदमी पार्टी जी, जनाब पवार जी, मैं आ गया। हाँ जी, मैं आ गया, बिल्कुल। हाँ जी, तो जी बोलिए। सर, मेरा तो कहना ये भाजपा और ये क्या नाम है कांग्रेस जो है, ये तो इनका तो चलता है कि अब की बार मेरी बारी, तब की बार तेरी बारी। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार जब कोरोना आया था तो मोदी जी ने कहा कि आपदा को अवसर में तब्दील करिए। मैं तब इन्होंने जो है रेलवे बुजुर्गों का वो क्या नाम है कंसेशन काट दिया, सब्सिडी काट दी, सब कुछ काट दिया, और अपने वोट के लिए राशन फ्री बंटवा दिया, जहां तक इनका फायदा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब ये समय आया है, अब फिर आपदा का समय आया है। काहे का? ये युद्ध चल रहा है पूरे विश्व में जो चल रहा है, तब इन्होंने गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया, गरीबों को फ्री सिलेंडर बांट दिया, मध्यम वर्ग को इन्होंने क्या दिया? हमारे बच्चे हमारा खा रहे हैं और हमको दबा रहे हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। आइए जनाब अली पवार साहब, आम आदमी पार्टी। देखिए, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, आज उसका खामियाजा भारत भुगत रहा है। आज LPG गैस के दाम जो है वो 60 रुपए बढ़ गए, 913 का सिलेंडर हो गया, जो पैसा हम सब लोगों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ के जो है 1883 हो गया। अब क्रोनोलॉजी समझिए। एक समय था जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे इस देश की 140 करोड़ जनता ने चुना इस विश्वास में कि उनका 56 इंच का सीना है और वो लाल आंख दिखाने की क्षमता रखते हैं। देश के यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनके पास ऐसे सीक्रेट्स हैं कि अगर उन्होंने बता दिए तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर उसी समय, एक सेकंड, बात पूरी करने दीजिए। अरे बात तो पूरी करने दो, बात करना। झूठ बोल रहे तो तुम बोल लेना, बोल लेना, पहले इनको बोलने दो। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है तो बोल लेना दो। हाँ, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बाद में तुम बोल लेना। देखिए, आप सब लोग इसे जो है सत्यापित कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे उनके बयान है। दूसरा, उसी समय पे एप्स्टीन फाइल के राज खुलते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आता है। 14 बार उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद एक के बाद एक आप देखिए क्या होता है। अमेरिका कहता है जी रशिया से तेल खरीदना बंद करो, मोदी जी कहते हैं जी मालिक। अमेरिका जो है इंडिया यूएस देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी और आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। आप शब्दों का सही चयन करिए। ये लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों का व्यवहार नहीं माना जाएगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री के विषय में कोई अपशब्द कहेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए
देखिए नहीं नहीं सुनिए, नहीं 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 सुनो भैया, मालिक नहीं इस्तेमाल होगा, हाँ मालिक नहीं होगा, बाकी होगा, हाँ मालिक नहीं होगा। उसके बाद इंडिया, मालिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन हुआ, जिसका ढोल पीटा गया, लेकिन हमारे देश के किसानों का डेथ वारंट साइन किया गया, क्योंकि पहले जो यहाँ से गुड्स जाते थे अमेरिका में, उन पे 25% तक टैरिफ लगता था, और जो आयात किए जाते थे, आज जो आयात किए जाते थे उस पे 0% कर दिया टैरिफ, और जो बाहर भेजे जाते हैं उस पे 3% से 18% बढ़ा दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब क्या स्थिति है? पूरी बात बताइए, अब क्या स्थिति है? अब ये है कि 3% से जो है टैरिफ बढ़ के 18% बढ़ गया। नहीं नहीं, अभी स्थिति क्या है? अभी मौजूदा, अभी मौजूदा स्थिति बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या बता, मैंने फिर से चांस सर, मैं पवार साहब मौजूदा स्थिति बताइए क्या है? हाँ मौजूदा बताइए, 3 से 18 हुई मौजूदा स्थिति। मौजूदा देखिए, मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। पहले जो है, पहले इंपोर्ट पे हमारे केवल 3 सर, उसके बाद सर, मैं पवार साहब वही बात नहीं, कोई आदमी खुदा नहीं है, कोई भी आदमी खुदा नहीं, मुझसे भी बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर छूट जाते हैं डिबेट में। 3 से 18, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विपक्ष ने तो यही कहा कि आप वेट कर लेते थोड़ा, यही तो कह रहे थे। 3 से क्या हुआ? 10 हुआ, 10 हुआ, फिर 15 हुआ। हाँ प्रतीक जी, टैरिफ तो आज भी लगा हुआ है ना, हमारे किसानों को खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है ना, किसान जो कर देता है उसे तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ईरान जो हमारा परंपरागत मित्र रहा, जिसे IRS देना को हमने जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए बुलाया, उसकी शिप पे यूएस हमला कर देता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और रशिया से तेल खरीदने के लिए यूएस की हिम्मत कैसे हुई हमें निर्देश देने की? तुम्हारे गुलाम नहीं है हम, 140 करोड़ का देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम तय करेंगे हमें किससे तेल खरीदना है, तुम्हारे निर्देश पे नहीं चलेंगे। हम चाहते हैं एक भारतीय के नाते, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते नहीं, एसपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, भारतीय होने के नाते हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री बोले वित्त मंत्री को यूएस के, कि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमें निर्देश देने की। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, बोल रहे थे, ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ, बीच में मत बोला करो, डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये आम आदमी पार्टी वाले खाली झूठा ही परोसते हैं। रामलीला मैदान में भी झूठा ही झूठ बोला। अभी इनके नेता ने अरुण जेटली को भ्रष्टाचारी बताया था, सबको झूठ बोल बोल करके उनके चारों में जाकर के लेट गए। इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे? भारत ने कब कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे? बताइए, कब कहा भारत ने? बिल्कुल नहीं। जबकि 10,20,000 बैरल अभी पिछले 3 दिन में, फरवरी में सबसे ज्यादा। सर यू हैव टू वेट। फरवरी का बिल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और अमेरिका की बात करते हैं तो अभी अमेरिका, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि अगर युद्ध नहीं रुकता तो शहजाद शरीफ जो है मार दिया जाता है, उसको हमने बचा लिया। आप वो बात क्यों नहीं बोलते हैं? आप वो नहीं बोलते हैं जब अमेरिका ने बोला कि अगर हम युद्ध नहीं रुकता, मैं बचाता नहीं पाकिस्तान को, तो शहजाद शरीफ जान से चले जाते, मर जाते, वो गायब हो जाते। तो आप वो बात नहीं बोलते हो। आप अभी कांग्रेस की सरकार में जब ईरान से तेल लिया जा रहा था 2011-12 में, तो यही अमेरिका क्या बोल रहा था मालूम है? कि अमेरिका ने हमारे साथ सहमति जताई और ईरान से उन्होंने तेल कम लेने की सहमति जताई, अमेरिका बोला था। तब आप बताइए किसके हाथ बिके थे? और कहना चाहता हूं, मोदी जी को बोल रहे हैं 2004 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान बार बार मार के जाता था, और आप कहते थे ओबामा मार दिया पाकिस्तान, ओबामा जी मार दिया पाकिस्तान। मोदी जी ने कहा नो ओबामा, नो ट्रंप, घुस करके जितनी बार हुआ एयर स्ट्राइक, सर्जिकल ऑपरेशन सिंदूर करके जवाब दिया है। ये है छप्पन। तो ये ऑटो वाले भैया का भी बोले, पवार साहब आपने अपनी बात रखी, सबको रखने का अख्तियार है। नहीं, ऑफ कोर्स आपको दे दूंगा, मैं बिल्कुल दे दूंगा। आप पहली बार डिबेट में आए हैं इसलिए दे दूंगा। कहां से आप आए? मैं पटना बिहार से आया हूँ, न्यूज हाट चैनल से। तो आज तो पटना बात नहीं हो रही है। पटना की वही तो विषय से विषयांतर बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए दिल्ली आ रहे हैं, और नीतीश का आना अच्छी बात है कि बढ़िया बात है ना? ये तो नहीं, बढ़िया बात हम लोगों के लिए कैसे हो सकता है? नीतीश के लिए तो हर कोई रो रहा है। नीतीश कुमार की धरती से हम लोग हैं, और मुख्यमंत्री के रेस में कई नाम है, तो नई ऊर्जा का जो है अब वहाँ पे संचार होगा, नए तरीके। तो नई ऊर्जा आएगी तो अच्छी बात है ना बिहार में? बिल्कुल नए तरीके से लोग काम करेंगे, और सम्राट चौधरी के नाम से वहाँ विरोधियों तुमने मुख्यमंत्री चुन लिया है अपना? क्या काम करते हैं आप? पत्रकार है, धीरज पत्रकार हैं। इनको दे देता हूँ उसके बाद आपको। जी
ये आखिरी है प्रवक्ता, उसके बाद मैं बोलने का मौका देता हूं। जी जनाब आली। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस समय देश में विपक्ष की भूमिका जो निभा रही है तमाम पार्टियां, उनको अगर आप मुझे नंबर 10 में से 10 नंबर लेने के पूरे प्रतिभागी, और उस कारण से विपक्ष को 10 में 10 नंबर मिलने चाहिए। बिल्कुल 10 में से 10 नंबर दूंगा पूरे विपक्ष को इस समय, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, तृणमूल को। ऐसा कौन सा काम हुआ है? देखिए, मैं 2-3 मुद्दे गिना देता हूँ। हम लोग हमेशा कहते हैं अतिथि देवो भव, भाई जो भी अतिथि आता है वो भगवान के सरीखे होता है। उस पूरे प्रकरण में भी दिखा कि जब विपक्ष का पूरा दबाव पड़ा तो एक जो जहाज है वो भारत में रहा। बहुत खुशी हुई जब हमारे विदेश मंत्री ने इसकी घोषणा की। अगर ये दबाव ना बनता तो फिर सोचिए स्थितियां क्या बनती। हम लोगों ने यह भी चीज देखा। अभी यहाँ पे मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके दबाव की वजह से वो स्वागत सत्कार हुआ, वरना नहीं होता? बिल्कुल होने की स्थिति नहीं थी। आप सोचिए ना, खमनई साहब को कह रहे कि आतंकवादी है। भाई आपने 2005 की चीजें गिनती कराई, बिल्कुल सही तथ्य है, मैं उनको खारिज नहीं कर रहा, लेकिन 2005, 2006, 2009 लगातार ईरान के खिलाफ जब माननीय प्रधानमंत्री चार बहार के समझौते के लिए गए थे खमनई साहब के साथ, उन्होंने उनको महान नेता बताया था। 2016 में गए आतंकवादी, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं मानते उन्हें आतंकवादी। आप आतंकवादियों के पक्ष में खड़े क्या होते हैं? खमनई हमारे देश की जनता जो है एक एक बच्चा, देखिए अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने गुमराह करने की कोशिश की। इस देश की जनता को मूर्ख मत समझिए साहब। इस देश की जनता समझदार है, इसीलिए लगातार आप लोगों को चुनाव में जवाब दर जवाब दी जा रही है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। खमनई के ऊपर बार बार आप कहते हैं अमेरिका, सुनिए 370 सुनिए भाई, पहले 370 जब खत्म हुआ तो खमनई का क्या बयान था? खमनई का बयान लगातार भारत के खिलाफ रहा है, पक्ष में कभी भी उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री नहीं मारा साहब, अमेरिका ने मारा है। अगर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है तो आप जाइए वहां हमला करिए, कांग्रेस पार्टी अमेरिका के अंदर। मैं त्वरित तौर पर खाली कुछ संक्षेप में जवाब दे देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खमनई साहब को उसमें चार बहार के लिए समझौता हुआ था और 2016-17 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और दूसरे दिन विपक्ष ने जब दबाव डाला तो हमारे विदेश मंत्री जाते हैं ईरानी दूतावास में और वहाँ कंडोलेंस लिखते हैं। ये देखिए विदेश मंत्री, मैंने विदेश सचिव ने, विदेश सचिव भैया तो ये विपक्ष के जो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष जो दबाव बना रहे हैं उसका असर दिख रहा है, लगने का बहुत असर दिख रहा है। आइए हाँ, अभी वो भाई साहब ने सही कहा, ओपोजिशन आपदा में अवसर ढूंढ रही है। आज पूरा दुनिया में, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं, भारत की पहली प्राथमिकता हमारे जो 1 करोड़ भारतीय जो गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं वो हमारी प्राथमिकता है। आज अमेरिका लड़ रहा है, अमेरिका का इजराइल में लगभग 3000 से ज्यादा लोग हैं। वहां के नागरिकों ने अमेरिका को कहा कि साहब हमें निकालने की व्यवस्था करिए, अमेरिका ने मना कर दिया, कहा कि आप अपनी व्यवस्था से आइए। उसके बाद नहीं सिर्फ इसके बाद विदेश मंत्री कहा है कि जो विदेशी टैंकर्स में हैं जो काम करते हैं भारतीयों, वो भी एक चिंता है। लेकिन भारत के लोगों ने ईरान से भारत के नागरिकों को वापस लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया और आज दुबई और तमाम देशों से अभी तक लगभग 1800 लोग भारत में आ चुके हैं। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि भारत के हर नागरिक की सुरक्षा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव है। राइट, मैं पहले एक छोटा सा दे देता हूं। ये पवार साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, बहस तथ्यों पे होनी चाहिए। कल हमारे देश के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि इस युद्ध का असर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आज 24 घंटे के भीतर जो है हमने देख लिया एलपीजी के दाम बढ़ गए और मैं दावे से कह सकता हूं अगले 2 दिन में आप देख लेना तेल के भी दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि 80% क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। यहां पे भाई ने कहा कि रशिया से तेल खरीदना कहां कम किया, तथ्यों पे बात करते हैं। देखिए 1924,000 बैरल्स पर डे हम खरीदते थे अप्रैल में, जनवरी आते आते हो गया 1163। और हमारा केवल एक सवाल है, देश के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए, आपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। वहां ये कह रहे थे जी पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। हम तो कहते हैं देश की सेना ने अदम्य साहस दिखा के पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन आप ये बताएं, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 50 बार कहते हैं कि उन्होंने सीज फायर किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तो क्या तब हमारे सैनिकों का अपमान नहीं होता? हमारी सेना तो साहसी है, लेकिन प्रधानमंत्री को भी तो बोलना चाहिए ना। राइट। टेकन योर पॉइंट। जी जनाब।
यहाँ पे अभी बात कर रहे थे उपाध्याय जी की भैया मोदी जी का 56 इंच की छाती है, मजबूत शासक है, और बड़ा ये भी बोल रहे थे। लेकिन ऐसे मजबूत शासक और जो मोदी जी की 56 इंच की छाती है, आपको पता है हमें किस बात की चिंता इस पूरे ईरान के मसले में? स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो उन्होंने बंद किया हुआ ईरान ने, वहां पे भारत के 37 जहाज वहां पे फंसे हुए हैं, वहां पे भारत के 10,000 करोड़ रुपया दांव पे लगे मोदी जी की कूटनीतिक विफलता के कारण। आपको पता है जब मोदी जी इसराइल में जाके तमगा पहन रहे थे ना, और बड़े मुस्कुरा के वहां पे तमगा पहन रहे थे, उस समय पे उन्होंने ये इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछना नहीं चाहा, एक सेकंड, उन्होंने वहां पे इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछना नहीं चाहा कि आप अगर युद्ध करें, क्योंकि मोदी जी वहां से वापस आते हैं और तभी ईरान पे वो युद्ध करता है कि भैया अगर आपकी कोई इनने कहा ओके, मगर एक के ऊपर 4 हेलीकॉप्टर आ रहे उनकी सुरक्षा के लिए, तब किसी ने नहीं बोला कि एक उड़ रहा है उसके बाद 4 आ रहे मारने के लिए, तब किसी ने नहीं बोला। वो ये इजराइल के बारे में कह रहे हैं। जी जनाब अली, बहुत मुझे मालूम है कि आप बीच में फंस गए थे। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे नाटो जो यूएस का पूरा अलायंस है, अगर उसका सदस्य यूएस की निंदा कर सकते हैं, अगर ट्रम्प की जो कुछ की वहां की संसद है उसका सदस्य वो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खुद यूएस की निंदा कर सकते हैं अटैक के ऊपर, तो मोदी जी काहे घबरा रहे हैं? ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं उनसे। सवाल तो लोगों ने तब भी पूछा था आपसे, 2005 में भी पूछा था, 2006 में भी पूछा था, 2009 में भी पूछा था। मैंने उसका जवाब दिया। 2005 में हमने क्या किया? हमने यूएस की निंदा करने का काम किया। आज मोदी जी क्या निंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो ये उनके ईरान के खिलाफ वोट कर रहे? ईरान के खिलाफ वोट किया? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, हमने वो हमारा दोस्त इंदिरा जी ने पहले क्या कहा, कोई भी देश हमारा दोस्त हो सकता है लेकिन हमारा बॉस नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर बताएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना। मोदी जी से हम क्या कह रहे हैं? बस एक संवेदना। भैया जी पॉइंट पे आपको लगता है बॉस? चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की भाई पीछे चलिए। राहुल गांधी यहाँ कैसे? पीछे चलो। राहुल गांधी जी की दादी जी और दादी जी के पिताजी, उन्होंने एक गुट निरपेक्ष नीति बनाई थी इस देश में। उस गुट निरपेक्ष नीति के तहत यह है कि भारत इस तरह के युद्ध में कभी भी कोई वक्तव्य नहीं देगा, ये क्लियर है। ये गुट निरपेक्ष नीति भारत में बनी हुई है, वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से बनी थी। लेकिन कांग्रेस बार बार ये प्रश्न उठाती है कि शोक संवेदना की बात करती है। ये बताइए, इसी 1984 में इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है, तो क्या ये खमनई जो मारा गया, जो धार्मिक नेता है, उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, क्या उसने शोक संदेश भेजा था? क्या ये भी देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन इनको बार बार गुट निरपेक्ष नीति का भी अवहेलना करना, ये कांग्रेस को क्या है कि बार बार मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने की परंपरा बना ली है। राइट जनाब अली। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि जंग हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। हिंदुस्तान में हम वैसे ही अफेक्टेड हैं, तेल वाइज, रिसेशन वाइज, यहाँ पे इकोनॉमी वाइज वैसे भी हम यहाँ पे अफेक्टेड हैं। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं आपस में कि ये राजनीति करके उसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ भाई कोई बात नहीं यार, अभी हमें देश का टाइम ऑफ सिंदूर के टाइम पे आपके कितने शो करे यहीं पे इसी लोकेशन पे। हमने कहा अब यूनाइटेड रहो। एट द सेम टाइम यहाँ पर वहां पे हो रहा है, यहाँ पर आप असर कर रहे हो। वहां पे लोग खुशियां मना रहे हैं, यहाँ पे लोग मदद मना रहे हैं। वहां पर लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? राइट एंड वो कहना है कि यहाँ पे कोई लड़ नहीं रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कुछ बड़े गंभीर, जैसे स्कॉट बेसेंट जो सेक्रेटरी है वहाँ पे, ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं कि भाई भारत के लोग अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं। हम कहते हैं रूस से लो तो ले लेते हैं, रूस से मना करते हैं मना कर देते हैं। देखिए ठीक है, ताकि उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन भारत जो 140 करोड़ वाले आबादी वाला देश है, क्या उसे जोरदार खंडन नहीं करना चाहिए इन तथ्यों का? अभी सोचिए रायसीना डायलॉग चल रहा है, वहां पे क्या बयान आके आ रहे हैं कि 20 साल पहले चीन के लिए जो गड़बड़ी की थी वो गड़बड़ी अब भारत के लिए नहीं करेंगे। देखिए मुझे लगता है चाय से ज्यादा केतली गर्म है। कांग्रेस पार्टी के चाय से ज्यादा केतली गर्म है। ये विश्लेषक साहब इतने गर्म हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गर्म नहीं हो रही। सुनिए, कांग्रेस का प्रवक्ता क्या कह रहे थे? हमको बड़ी चिंता है, देश की चिंता है, इसकी चिंता है। आपको साहब कोई चिंता नहीं, आपको सिर्फ एक चिंता है कि हमारा युवराज इतने सालों से बिना गद्दी के कैसे बैठा हुआ है। सुनिए, और उसको गद्दी पे बैठाने के लिए जितने भी झूठ हैं, जितने भी देश विरोधी बातें हैं, आप लोग सब वो कर रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी, जब बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारा जाता है